नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारतीय फ़िज़ाइया को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। ये सरप्राइज़ था क्या? बेसिकली भारतीय फ़िज़ाइया के राफेल तैयारों की एक फॉर्मेशन थी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रही थी, और इस दौरान जो उनके पायलट से उनकी कम्युनिकेशन जो है उसमें डिसरप्शन हुई। जैम कर दी गई सारी कम्युनिकेशन, जिससे वो पायलट बौखला गए और उन्होंने अपने तैयारों को अम्बाला जहाँ से उड़े थे वहाँ लैंडिंग के बजाय उन्हें श्रीनगर की स्ट्रिप के ऊपर लैंड करना पड़ा। ये सब हुआ क्या और वो टेक्नोलॉजी है क्या जिसकी वजह से अपने भारत को सरप्राइज दिया? इसी पे मजीद बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब जो वाक़या हुआ, एक राफेल त्यारा भारत का जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फ्लाई कर रहा था और उस त्यारे की कम्युनिकेशन में डिसरप्शन हुई, वो जो जैम हुआ या इंटरसेप्ट हुआ, उससे ये कितना बड़ा सरप्राइज था इंडिया के लिए, जो उन्होंने एक सरप्राइज 2019 में देखा था, अब की बार कितना बड़ा सरप्राइज था उनके लिए ये? थैंक यू वेरी मच समर साहब मुझे इनवाइट करने का। इसमें कोई शक नहीं कि पाक फ़िज़ाइया थ्रू आउट अपने आप को हाईएस्ट रेडीनेस पे पहले भी रखती आई है और आजकल तो हाईएस्ट अलर्ट पे है टू माय नॉलेज। जहाँ तक ये जहाज़ राफेल का जो आपने पूछा है, मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से कंफर्म कर सकता हूँ, बिकॉज ये जहाज़ों ने पूरी फुल फ्लेज अटैम्प्ट की थी टू मेक एन इंट्रूजन इनटू पाकिस्तान, जो उनका कोई डेजिग्नेटेड मिशन होगा। ज़ाहिर है वो तो अनफोल्ड नहीं हो सका। ये 4 जहाज़ नहीं थे सिर्फ ये, बल्कि एक पैकेज था। और पैकेज हम कहते हैं फॉर आपके व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिसके अंदर कुछ स्ट्राइक के रोल होते हैं, कुछ एस्कॉर्ट्स होते हैं, कुछ जैमर्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ शामिल होते हैं। इसका मतलब ये पीछे बैकअप एक पूरा फ्लीट होता है। और जो पहले मैं अफसोसनाक उनके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मिशन कोई भी एयरफोर्स पीस टाइम में बहुत ज़्यादा रिहर्सल करती है, बिकॉज ये वो मिशन होते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करने होते हैं, स्पेशली ऑफेंसिव साइड ने, जिसने पता होता है जिसने फ्रंट खोलना है। और खोलने के लिए ऐसे मिशंस वेल रिहर्स्ड, वेल रिसर्च, वेल टाइम्ड होते हैं। और ये नहीं होता कि ये आप फौरी तौर पर उसी रात को या एक रात पहले उनको ऑर्डर किया गया हो कि ये वाला मिशन एग्जीक्यूट करें। उसमें टारगेट्स भी क्लियर होते हैं, पायलट्स ऑलमोस्ट नोन होते हैं, जहाज़ों की टाइप्स, वेपन लोड सब कुछ क्लियर होता है पहले से। तो इन जहाज़ों का टेक ऑफ करके आना बहुत बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज या थ्रेट हो सकता था। लेकिन क्योंकि जैसे आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत अलर्ट थी, और उन्होंने, मैं इसको अपनी टर्म में कहता हूँ कि 3 डायमेंशनल इसको इंगेज किया। 3 डायमेंशनल मैं इस तरह कहता हूँ कि हमारे पास ग्राउंड पे बहुत इफेक्टिव सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो रिसेंटली कोई 9 महीने पहले इंडक्ट किए गए हैं। उनका नाम भी मैं शेयर कर सकता हूँ। HQ-9B वेरी हाई रेंज, और वो बड़ा लीथल और बहुत एक्यूरेट मिसाइल है सरफेस टू एयर, ये भी रेडी थे। फाइटर जहाज़ हमारे हवा में थे, इंक्लूड डिफरेंट फ्लीट्स थे जो फिजिकल इंटरसेप्शन या शूटिंग के लिए स्टैंड बाय थे। और हमने दूसरी जो सेगमेंट यूज़ की, जिसको मैं थर्ड डायमेंशन कह रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर। अभी मैं स्पेस और एरोस्पेस के टर्म यूज़ नहीं कर रहा, मैं बड़ा केयरफुल हो रहा हूँ। तो वो भी यूज़ किए गए। उससे हुआ क्या, उसकी डिटेल्स इस वक्त मैं शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मेरे नॉलेज में है, लेकिन मैं बता ना सकूँ और आपके व्यूअर शायद उसको समझ भी नहीं पाएंगे बिकॉज बड़ा टेक्निकल है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो 3 डायमेंशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने सिर्फ रिजल्ट क्या अचीव किया। जैसे पूरा पैकेज होता है, वेल कोऑर्डिनेटेड होता है, वेल रिहर्स्ड होता है, अगर आपके पायलट, उनके पायलट्स का, एनिमी पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस, जो उनकी ओरिएंटेशन होती है कि वो किधर जा रहे हैं, क्या टाइमिंग क्या है, कितने इंटीग्रेटेड हैं, अगर उसको डिग्रेड कर दें किसी तरीके से भी किसी भी दुनिया के एयरफोर्स में, तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स या प्लेटफॉर्म या रिसोर्सेज हों जिनको आप एम्प्लॉय करें दुश्मन के ख़िलाफ़, और उनको मजबूर कर दें कि अपना फैसले में कंफ्यूज हो जाएं वो कि शुड आई कंटिन्यू और या मैं कॉल ऑफ कर दूं मिशन। और ये समथिंग लाइक अभिनंदन वाली सिचुएशन मैं इसे रिलेट कर ये पा रहा हूँ कि अभिनंदन के केस में भी यही हुआ था कि वो टेक ऑफ किए थे। थोड़ा सा मैं रिलेट करूँ ताकि आप बेहतर मैं समझा पाऊँगा कि जब वो टेक ऑफ किए थे अभिनंदन, उसके पीछे उनका नंबर 2 था, उनको खुद अपने नंबर 2 का नहीं पता था। जब वो पाकिस्तान की हदूद की तरफ हेड कर रहे थे, अपने रडार से बातें कर रहे थे, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों ने जैमिंग शुरू कर दी। और इतनी वेल टाइम जैमिंग थी कि उन्होंने ये तो पता था कि उन्हें इस तरफ हेड करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब उनका रडार कंट्रोलर चीख चीख के कह रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी फाइटर जहाज़ मौजूद हैं, वापस मुड़ो, तो वो कॉलें उस तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू किया, उसने पाकिस्तान की सरहद में आया, और रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। तो ये होती है सिचुएशनल अवेयरनेस, किसी फाइटर पायलट की ख़राब कर देना या डिग्रेड कर देना। पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स ने, कंट्रोलर्स ने, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने, साइबर वॉरफेयर में सबको क्रेडिट दूंगा एज अ टीम, उन्होंने इतना इफेक्टिवली उसको इंगेज किया और उसकी, जैसे मैंने कहा, ओरिएंटेशन या सिचुएशनल अवेयरनेस या कॉन्फिडेंस इतना बुरी तरह शैटर किया
कि ना सिर्फ उन्होंने अपना मिशन कॉल ऑफ किया, बल्कि अपने होम बेस पर भी लैंड करने से पहले उन्होंने समझा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और उन्होंने ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल यही लैंडिंग होता जो है, आपने कही है कि रास्ते में प्रोटोकॉल यही होता है खालिद चिश्ती साहब, कि आप जहाँ से उड़ते हैं आपने वहीं लैंड करना होता है अमूमन एक। एब्सोल्युटली, अनलेस इट इज़ अ बैटल डैमेज हो। जी हाँ, जी। अगर आपका कोई बैटल डैमेज हो गया हो, कोई जहाज हिट हो गया हो जिसकी वजह से आप फ्लाइट जारी Makes ना sense. इतनी दूर तक रख सकें, फिर आप अपने बेस पे नहीं जाते। और दूसरा होता है कि अगर कॉम्बैट में आपकी इंगेजमेंट हो गई है और फ्यूल किसी वजह से इतना जी हाँ। कम हो गया है कि आपके लिए मुश्किल लग रहा है कि उस बेस तक पहुंचे, तब आप लैंड करते हैं। ये तो जहाज़ों से फुल थे, अभी तो ये मिशन शुरू हुआ था इनका। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो है जहाँ से आप टेक ऑफ करते हैं आपने वहीं लैंड करना होता है, लेकिन ये अम्बाला से उड़े और श्रीनगर की स्ट्रिप पे इन्हें लैंड करना पड़ा, इतना वो घबरा गए। जी बिल्कुल, जी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। तो क्या सर यही सरप्राइज फैक्टर है कि भारत को मजीद ऐसी किसी इंकर्जन से रोके हुए है? देखिए, जब भी कोई मिलिट्री का कमांडर या लीडरशिप प्लान करती है, और मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का मिशन होता है जिसमें लीस्ट सरप्राइजेज हो सकते हैं और दुश्मन ने अपनी बहुत रेसल की होती है। अगर इस मिशन में भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके कामयाबी से, तो जो डे टू डे अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, ये ऐसे मिशन होते हैं, उसके अंदर एक और बड़ा सीरियस एलिमेंट ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर है जो जंग की धुंधलाहट होती है, यानी कि पैनिक फैक्टर ऑन हो जाता है, रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाते हैं, फटीग एलिमेंट हो जाता है, दुश्मन की इंटेंशंस का आपको पता नहीं होता, दुश्मन की जगह का नहीं पता होता कि कहाँ टारगेट। अभी तो वो फैक्टर नहीं डले। फॉग ऑफ वॉर में बहुत सारे डिसीजन, ओवर जजमेंट भी के सेंस में ओवर रिएक्ट कर जाता है, दूसरी साइड कर जाती है, एंड सम टाइम यू अंडर रिएक्ट। और ये वो सेगमेंट अभी नहीं शामिल। एक और मैं आपके नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते चलूँ कि जो फोर्स, जी आप सवाल कीजिए। जी आप मुकम्मल कर लें बात। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो फोर्स इनिशिएटिव लेती है, यानी जिसने ऑफेंस लॉन्च करना होता है, इन दिस केस पाकिस्तान एयरफोर्स तो ऑफेंस नहीं लॉन्च कर रही, इंडियन एयरफोर्स जिसने ऑफेंस लॉन्च करना है उसको बहुत बड़ी एडवांटेजेस होती हैं। एडवांटेजेस कौन सी होती हैं? नंबर एक, चूजिंग टाइम की चॉइस उनका होता है, वेपन का चॉइस उनका होता है, जगह का चॉइस उनका होता है, दिन को करना है या रात को करना है ये चॉइस उनका होता है, इंटेंसिटी का चॉइस उनका होता है कि कितनी लोड, हैवी लोड, पे लोड जाके जहाज लेके जाएंगे। तो अगर 5 सरप्राइजेज या इनिशिएटिव आपके हाथ में है तो डिफेंसिव ने तो सिर्फ रिएक्ट करना है। हमने तो रिएक्टिव मोड में है, ना हमें दुश्मन की टेंशन पता है, ना जगह पता है, ना वेपन पता है, ना एयरक्राफ्ट पता है, ना हमारे अगेंस्ट लोकेशन पता है। तो ये इसके बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इस सरप्राइज इतने बड़े को उन्होंने थॉट ऑफ किया है और ऑब्वियसली उनको डिफीट करने पे या पुल बैक करने पे मजबूर कर दिया। सही है। तो सर वो जो एक नरेंद्र मोदी को था कि राफेल त्यारे हमारे पास अगर होते, वो जो 2019 में उन्होंने बयान दिया था, तो सूरत हाल ये ना होती जो हुई थी उस वक्त, अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ था। तो अब तो राफेल त्यारे आ भी गए हैं, तो फिर वो जो जोम था राफेल त्यारों वाला वो तो फिर टूट गया। वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से टूटा है या फिर हमारे जो J-10C हैं उनकी वजह से ये जोम टूटा है? ये कोई खुदा की तरफ से कॉम्बिनेशन ही है जी। मैं हमदर्दी कर सकता हूँ उनके साथ जिन्होंने 2019 में कहा और 2021 में जहाज़ ले लिए और अपना एक टेक्नोलॉजिकल एज ले लिया। फिर एयरफोर्स चीफ ने एक बहुत क्विक एंड जिसको कहते हैं इमरजेंसी डिसीजन लिया और तकरीबन 2022 मार्च में हमने ये जहाज़ J-10C इंडक्ट किए। और सिर्फ जहाज़ नहीं इंडक्ट किए बल्कि इनके साथ हमने जो मिसाइल ख़रीदे वो अपार्ट फ्रॉम PL-10 और PL-12 जो ख़तरनाक है, PL-15 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है जिसकी रेंज उस मिटियोर 150 के नस्बत 200 किलोमीटर प्लस है। तो अगर आपके पास 200 किलोमीटर प्लस की आ गई, इसका मतलब है आप पहले मिसाइल फायर करेंगे दुश्मन की। जो सर हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ड्रोन्स हैं, जो हमारे पास ड्रोन्स हैं, ये जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, ये कितना सरप्राइज फैक्टर जो है वो ऐड कर सकते हैं भारत के लिए? ये बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसको कम बात किया जा रहा है। ये आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है। ये एक ऐसा आस्पेक्ट है जिस पे इंडियन एयरफोर्स बहुत परेशान है। आप उनका मीडिया ऑन करें तो उनके जर्नैल, उनके एयर मार्शल ये कमेंट कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ये ड्रोन में सिंपल लफ्ज़ से एग्री नहीं करता। ड्रोन एक आम तौर पे तो सिंपल टर्म में यूज़ होता है, हम इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs, यानी कि ये ऑलमोस्ट जहाज़ जैसा होता है बट उसके अंदर पायलट नहीं होता और वो ऑलमोस्ट बॉम्ब से और बहुत वेपन, तकरीबन मोर देन 50-60% ऑफ दी जहाज़ का वेपन्स भी लेके जा सकता है डिपेंडिंग कौन से वाला ड्रोन है। पाक फ़िज़ाइया ने ये भी बहुत शार्प टाइमली फैसला किया और बहुत दानिशमंदाना फैसला किया कि इनको ख़रीदा गया, UAVs को ऑपरेशनलाइज किया गया। ये पीस टाइम में, ये भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि पीस टाइम में अगेंस्ट टेररिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं कई सालों से। और इस वक्त पाक फ़िज़ाइया का जितना एज है वो हिंदुस्तान इससे बहुत पीछे रह गया हुआ है। इसका एडवांटेज क्या होता है मैं आपके लिए बताता चलूँ। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो नॉर्मल फाइटर जहाज़ होता है वो 1.5 से 2 घंटे हवा में रहता है, 3 घंटे तक रह सकता है, पेट्रोलिंग कर सकता है, उसके बाद उसने वापस आना होता है रिफ्यूलिंग के लिए, पायलट के रिफ्रेशमेंट के लिए और वट एवर। ये ड्रोन दर्जनों घंटे उड़ता रहता है। आप इमेजिन करें
24-24 घंटे से भी ज़्यादा उड़ लेता है ये। बिल्कुल। और इसमें ज़ाहिर है ना फटीग फैक्टर है, और इसके जहाज़ पंखे वाले होते हैं, इस जहाज़ पर जो इंजन लगे होते हैं वो पंखे वाले होते हैं, ना फ्यूल इतना खाते हैं ना आवाज़ पैदा करते हैं, यानी कि ग्राउंड पे वो इतनी हाइट पे उड़ता है कि ज़मीन पे जो पोटेंशियल टारगेट होता है आपका उनको खबर भी नहीं होती। सही है, बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने बड़ी डिटेल में आगाह किया कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स को भारतीय फ़िज़ाइया के ऊपर एज हासिल है, टेक्नोलॉजिकल जो एज है, जो हमने अपग्रेड किया अपनी टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से अपने भारतीय राफेल तैयारों की फॉर्मेशन को सरप्राइज़ भी दिया। शायद यही फैक्टर है कि जो भारत को किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करने से रोके हुए है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।